नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की एक नई सेशन। दोस्तों, हाल ही में आईएनएस मुर्मुगांव और आईएनएस वागीर को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। उसी से संबंधित बातचीत करने के लिए हम आज बातचीत करेंगे प्रोजेक्ट 15B की और प्रोजेक्ट 75 की। तो दोस्तों, आज की बातचीत बहुत ही अच्छी बातचीत जाने वाली है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें और आज के सेशन का लाभ उठाइए। दोस्तों, जैसा कि जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए जानकारी शेयर कर दूं कि मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज ऑलरेडी चैनल पर चला रहा हूं और एनसीईआरटी से संबंधित 6 वीडियो अब तक अपलोड की जा चुकी है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल पर विजिट करें और ढेर सारी करंट अफेयर्स की और एनसीईआरटी की वीडियो का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में दोस्तों हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 75B की। तो ये आप देख लें, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऐसे होता है और पनडुब्बी आप जानते ही हैं पानी के अंदर चलती है और साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है, जो कि समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों हथियार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण के भूमिका में होते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 75 को विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B की। प्रोजेक्ट 15B देख लेते हैं क्या है, उसके बाद बातचीत करेंगे प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 15B आइए देख लेते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 15B मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 15B के 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर निर्माणाधीन हैं। इन चारों मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हैं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। इनका नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। इन चारों जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इसके दूसरे जहाज जो आईएनएस मुर्मुगांव है उसका सेना में कमीशन किया जा चुका है, यानी कि ऑफिशियली वो सेना में शामिल हो गया है। और दोस्तों, आईएनएस विशाखापत्तनम इसके बहुत पहले सेना को सौंप दिया गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। दोस्तों, अगर मैं बातचीत के अंदर आईएनएस की बात करूं तो आईएनएस से आप घबराना मत कि कोई बहुत बड़ी चीज है। आईएनएस मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। आई से इंडियन, एन से नेवल, एस से शिप्स। तो ये बात याद रखना है कि आईएनएस हर हथियार के अंदर जो होते हैं, जो नौसेना के हथियार होते हैं उनके साथ आईएनएस शब्द जोड़ दिया जाता है, जिससे ये बोध होता है कि ये भारतीय सेना के जो है लड़ाकू विध्वंसक हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, इन चारों जहाजों के निर्माण का अनुबंध 2011 में हो गया था। ये जहाज अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील्थ सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के अधिक तकनीकी रूप से विकसित स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आइए प्रोजेक्ट 15B की विशेषताओं की बात करते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 15B के अंदर जो जहाज बनाए जाएंगे उनकी विशेषता क्या होगी उसको देख लेना है। दोस्तों, ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होंगे। जो ब्रह्मोस नाम की मिसाइल है, जो इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है, उसको इन मिसाइलों पर इन जहाजों पर लैस किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल से भी ये विध्वंसक युद्धपोत लैस होंगे। दोस्तों, जहाज में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल और स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर और पनडुब्बी रोधी जो है रॉकेट लॉन्चर और 76 मिमी की सुपर रैपिड गन भी माउंट की गई है। जैसे कई जो है कि इंडिजिनस हथियार, जो स्वदेशी हथियार प्रणालियां हैं, उस पर तैनात की गई हैं। दोस्तों, हाल ही में इस परियोजना का 15B वर्ग का दूसरा युद्धपोत आईएनएस मुर्मुगांव, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, उसको मुंबई में नौसेना यार्ड में डॉकयार्ड में शामिल किया गया है, यानी कि नौसेना को दे दिया गया है। अब ऑपरेशनल मोड में आईएनएस मुर्मुगांव आ चुका है। इस श्रेणी के पहले जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम को नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, ऑलरेडी
दोस्तों प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जो जहाज है INS इम्फाल, वो 2019 में लॉन्च हुआ था और यह अपने निर्माण के एडवांस चरण में इस समय है। और चौथा जहाज INS सूरत जो है ये ब्लॉक इरेक्शन प्रक्रिया के तहत और इसे मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022 के भीतर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अब तो 2022 का दिसंबर चल रहा है, तो हो सकता है कि ये 2023 के शुरुआत में ही INS इम्फाल और INS सूरत भी जो है नौसेना को सौंप दिया जाए। आइए देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 15B की भूमिका क्या होने वाली है। दोस्तों आइए देख लेते हैं प्रोजेक्ट 15B जो है उसकी भूमिका क्या है। दोस्तों वर्तमान में भू राजनीतिक परिदृश्य में 2.01 मिली वर्ग किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके साथ ही 7516 किलोमीटर लंबी हमारी यानी कि इंडियन कोस्टल रीजन की जो तटरेखा है उसकी बात की जा रही है। 7516 किलोमीटर लंबी है। लगभग 1100 अपतटीय द्वीपों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना इस जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। P15B यानी कि प्रोजेक्ट 15B श्रेणी जैसे विध्वंसक जहाज हिंद और प्रशांत के बड़े महासागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे भारतीय नौसेना को और भी अधिक ताकतवर बनाया जाएगा। इसमें जो है हवा, सतह या जल के नीचे मौजूद किसी भी प्रकार के खतरे से नौसेना के बेड़े की रक्षा के लिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती की गई है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है दोस्तों ये हमारे कोस्टल रीजन की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडियन मेरीटाइम इंटरेस्ट के लिए बहुत ही आवश्यक हथियार प्रणाली हो जाता है। तो दोस्तों इसमें मैंने बातचीत की कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से निर्मित ये डिस्ट्रॉयर है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है वो होती क्या है। तो स्टील्थ आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं स्टील्थ को। स्टील्थ तकनीक जिसे एलो तकनीक यानी कि लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों, विमानों, जहाजों और पनडुब्बियों तथा प्रक्षेपास्त्रों को कई तकनीकों का उपयोग करके उन्हें रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य पकड़ने वाले तरीकों से लगभग अदृश्य बना दिया जाता है। यानी कि जिस हथियार के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज हो जाता है वह रडार, इंफ्रारेड और सोनार जैसे जो उनको डिटेक्ट करने वाले हथियार होते हैं उनसे उस हथियार को डिटेक्ट करने वाली जो प्रणालियां होती हैं उनसे लगभग अदृश्य हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी में युद्धपोत में कार्बन फाइबर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये चीज याद रखना कि तकनीक जो स्टील्थ है उसके अंदर कार्बन फाइबर का यूज किया जाता है। साथ ही दोस्तों स्टील्थ के अंदर आयरन बॉल पेंट की कोटिंग कर दिया जाता है, यानी कि जैसे कोई विध्वंसक जहाज हुआ उसके जो सरफेस पर, जहाज के सरफेस पर आयरन बॉल पेंट को की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे रडार से जो आने वाली तरंगे होती हैं उनको या तो ऑब्जर्व कर लेगा या पूरी तरह से परावर्तित कर देगा, जिससे रडार पर आने वाली जो वस्तु की इमेज है वो सामान्य से बहुत छोटी हो जाती है। दोस्तों आयरन बॉल पेंट और कार्बन फाइबर की कोटिंग करने के बाद जो है सामने से आ रहा जो है मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत हो या फिर एयरक्राफ्ट करियर हो या फिर सॉरी दोस्तों एयरक्राफ्ट करियर में भी तो अभी शायद स्टील्थ टेक्नोलॉजी उतना यूज नहीं की जाती है, लेकिन मैं फाइटर जेट्स की बात कर सकता हूं कि फाइटर जेट्स के अंदर भी जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जैसे कि स्टील टेक्नोलॉजी से निर्मित बहुत सारे फाइटर जेट ऑपरेशनल मोड में आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात है। जैसे कि सबसे ज्यादा एडवांस श्रेणी का जो फाइटर जेट इस समय दुनिया में मौजूद है वह है अमेरिकन F-35 लाइटनिंग। दोस्तों अमेरिकन F-35 लाइटनिंग की बातचीत हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छा जो है फाइटर जेट है उसके बारे, और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से निर्मित एक Su-57 जो कि रशियन एयरफोर्स का विमान है उसकी भी बातचीत हम करेंगे। और चेंगडू J-20 के नाम से चाइना ने भी अपना स्टील्थ फाइटर जेट बना लिया है। फाइटर जेट की बातचीत हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे स्टील्थ टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों अभी तक हमने स्टील्थ टेक्नोलॉजी और INS मुर्मुगाओ क्या था, INS मुर्मुगाओ की पृष्ठभूमि क्या थी, इस चीज की बातचीत हमने पूरी की। दोस्तों प्रोजेक्ट 15B देखने के बाद अब हम बातचीत करेंगे प्रोजेक्ट 75 की, जो कि काफी महत्वपूर्ण
प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का। तो आइए देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75 है क्या। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 4 अति आधुनिक पनडुब्बियां, जिनमें पनडुब्बियों का नाम आप देखते चलना, आईएनएस कलवरी। दोस्तों यहाँ पर भी पनडुब्बियों में भी आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप्स लिखा जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। तो पनडुब्बियां जो है आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज और आईएनएस वेला, इन्हें इंडियन नेवी में ऑलरेडी कमीशन कर दिया गया है, ये सेवाएं दे रही हैं। और दोस्तों आईएनएस वागीर और वागशीर जो है क्या बोलते हैं, इन पर भी आगे डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो 4 पनडुब्बियां जो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज तथा वेला, ये चीज आप याद रखना। और 5वीं पनडुब्बी है आईएनएस वागीर और 6ठी का नाम है आईएनएस वागशीर। उसकी बातचीत थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये चीज आप याद रखना, आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, ये 4 पनडुब्बियां जो है भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं ऑलरेडी दे रही हैं। जबकि आईएनएस वागीर समुद्री परीक्षण के बाद 20 दिसंबर यानी कि आज से कुछ ही दिन पहले, आज 24 तारीख, आज से 4 दिन पहले भारतीय नौसेना को आईएनएस वागीर सौंप दी गई। यानी कि इस समय इंडियन नेवी में जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही पनडुब्बियां हैं, उनमें से 5 इंडियन नेवी में कमीशन कर दी गई हैं। इस श्रेणी की जो 6ठी पनडुब्बी है आईएनएस वागशीर, उसको जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो इन पनडुब्बियों का नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखना। दोस्तों जो प्रोजेक्ट 75 है वो इंडियन नेवी का एक कार्यक्रम है। इसके अंदर स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है। स्कॉर्पियन एक पारंपरिक संचालित पनडुब्बी है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। पनडुब्बी 2 प्रकार की होती है, एक परमाणु ईंधन से चालित, दूसरी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। तो ये चीज याद रखना कि स्कॉर्पियन क्लास की जो ये पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के अंतर बन रही हैं, वे पनडुब्बियां दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। स्कॉर्पियन क्लास की एक जो है एक पारंपरिक संचालित पनडुब्बी है, जिसका वजन तकरीबन 1500 टन और यह 300 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है। दोस्तों इनका जो निर्माण हो रहा है, जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां बन रही हैं, उनका निर्माण दोस्तों मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड ने इसके लिए 2005 में हस्ताक्षर किए और यह सौदा पूरा है दोस्तों 3.75 अरब डॉलर का सौदा है। इस सौदे के अंदर दोस्तों कौन कौन शामिल है ये देख लेते हैं। दोस्तों ये जो सौदा है 3.75 अरब डॉलर का सौदा है। इसके तहत जो दोस्तों ये पनडुब्बियां बन रही है, फ्रांस की नौसैनिक समूह से टेक्नोलॉजिकल हेल्प ली जा रही है इन पनडुब्बियों के निर्माण में। तो याद रखना कि फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस का एक नेवल ग्रुप है, उसके सहयोग से जो है ये पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण यानी कि इंडिजीनियस जो है इसको बिल्ड किया जा रहा है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो सबमरीन्स हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब कब इनको सेना में शामिल किया गया। दोस्तों जो पहली सबमरीन थी आईएनएस कलवरी, उसको इंडियन नेवी में दिसंबर 2017 में शामिल किया गया। दूसरी सबमरीन खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी आईएनएस करंज को मार्च 2021 में और चौथी आईएनएस वेला को नवंबर 2021 में शामिल कर लिया गया है। तो वेला आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूं थोड़ा। आईएनएस वेला ये रही दोस्तों, तीसरी करंज और चौथी आईएनएस वेला। छठी जो है सबमरीन जो है वागशीर 2023 के अंत तक नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद थी, यानी कि वागशीर को 2023 में शामिल किया जा सकता था दिसंबर में, लेकिन अभी तक सिर्फ वागीर यानी कि 5वीं पनडुब्बी तक को शामिल किया जा सका है। यानी कि 2023 के अंत तक, अभी 2022 चल रहा है, तो 2023 के अंत तक यानी कि दिसंबर में, यानी कि आज के 1 साल बाद हो सकता है कि आपके पास आईएनएस वागीर यानी कि इस प्रोजेक्ट की 6ठी पनडुब्बी फाइनली जो है नौसेना को सौंप दी जाए। तो दोस्तों अभी तक हमने बातचीत की इन पनडुब्बियों के बारे में। अब आइए देख लेते हैं, एक बातचीत की हमने स्कॉर्पियन क्लास, स्कॉर्पियन श्रेणी, तो आइए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की आखिर बातचीत
क्या है? दोस्तों स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां फ्रांसीसी नौसेना समूह और स्पेनिश कंपनी नवांटिया द्वारा ज्वाइंट वेंचर में डेवलप्ड एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का एक वर्ग है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्कॉर्पियन क्लास क्या है, फ्रांस की नौसेना और स्पेनिश यानी कि स्पेन की एक कंपनी है नवांटिया, उसके द्वारा ज्वाइंट वेंचर में जो पनडुब्बियां बनाई गई हैं, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का एक क्लास है स्कॉर्पियन, उसी को संबोधित करता है स्कॉर्पियन। तो आपको आई होप स्कॉर्पियन कम से कम समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस डीजल प्रणोदन और एक अतिरिक्त वायु स्वतंत्र प्रणोदन एआईपी सिस्टम की बात हम कभी करेंगे अच्छे से। तो एआईपी सिस्टम इन पनडुब्बियों की खास विशेषता है, उनको इसमें शामिल किया गया। दोस्तों अब इसे स्कॉर्पियन 2000 के रूप में विपणन यानी कि इसको बेचा जाता है, यानी कि लोगों के साथ इसका व्यापार किया जाता है फ्रांसीसी नौसेना समूह और स्पेनिश कंपनी नवांटिया के द्वारा। तो दोस्तों आई होप आपको स्कॉर्पियन क्लास समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर जितनी भी पनडुब्बियां छह पनडुब्बियां बन रही हैं, उनका दोस्तों क्लास जो है उसका नाम है स्कॉर्पियन। तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि पनडुब्बियां दो प्रकार की होती हैं, एक कन्वेंशनल होती हैं यानी कि परंपरागत, और दूसरी होती हैं एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली यानी कि परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी। तो आइए देख लेते हैं कि परंपरागत पनडुब्बियां यानी कि कन्वेंशनल जो सबमरीन्स हैं उनकी क्या खासियत है। दोस्तों जो परंपरागत पनडुब्बी हैं उनका संचालन अपेक्षाकृत सरल होता है, इनमें शीघ्र तैनाती की क्षमता होती है यानी कि इनको जल्दी जल्दी तैनात किया जा सकता है, और ये डीजल इलेक्ट्रिक ईंधन पर संचालित होने के कारण आसान ईंधन उपलब्धता भी इनकी विशेषता होती है। यानी कि डीजल से चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं उनकी जो यानी आप जानते हैं कि डीजल आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा जोखिम होता है और उसको ध्यान में रखकर ही उसकी तैनाती की जाती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो परंपरागत पनडुब्बियां जो होती हैं अपेक्षाकृत सरल होती हैं, इनका जो ऑपरेशन है संचालन है वो आसानी से किया जा सकता है, शीघ्र तैनात किया जा सकता है। डीजल इलेक्ट्रिक है इसलिए आसान ईंधन भी उपलब्धता है यानी कि डीजल आसानी से उपलब्ध है, आप जानते ही हैं। इनका इस्तेमाल जो है समुद्री निगरानी में विशेष करके सर्विलांस में किया जाता है। थोड़ी सी और आगे चलते हैं, इसकी परंपरागत पनडुब्बियों की एक आध दो और विशेषताओं को देखते हैं। दोस्तों जो परंपरागत पनडुब्बियां होती हैं इनका एक नकारात्मक पहलू ये है कि ये लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती और इन्हें बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि डीजल से चलती हैं तो इनमें एक सीमा होती है, लिमिट होती है कि इतने टाइम के बाद खर्च हो जाएंगी। तो बैटरियां चार्ज करने के लिए इनको सरफेस पर यानी कि पानी के ऊपर सतह पर इनको आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं, बातचीत करेंगे हम परमाणु चालित पनडुब्बियों की। परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे। वर्तमान में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत को परंपरागत के साथ साथ परमाणु पनडुब्बियों की भी आवश्यकता इंडिया को है, क्योंकि जो है स्ट्रेटेजिक रूप से जो है भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है। तो इसलिए भारत को दोस्तों परमाणु पनडुब्बियों की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर चीन की पनडुब्बियों की ताकत देखेंगे तो हमसे 3-4-5 गुना है, क्योंकि हमारे पास अभी तक ऑपरेशनल मोड में सिर्फ 16-17 पनडुब्बियां हैं और चाइना तकरीबन 65 से 71 के आसपास पनडुब्बियां ऑपरेशनल मोड में रखा जाता है, और जिनमें सभी में तकरीबन 50 या 45 के आसपास ही जो पनडुब्बियां हैं चाइना की, वे कन्वेंशनल ईंधन यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक हैं, नहीं तो 11 से 15 पनडुब्बियां उसकी परमाणु चालित पनडुब्बियां हैं चाइना की। तो इसलिए हमारे लिए जो परमाणु चालित एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियां हैं उनका महत्व हमारे लिए भी बढ़ जाता है। दोस्तों ये पनडुब्बियां जो हैं ज्यादा बड़े हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं और अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। जैसा कि आपने देखा
कि जो कन्वेंशनल पनडुब्बियां होती हैं वे ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रहती और उनको बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। तो दोस्तों जो परमाणु चालित पनडुब्बियां होती हैं युद्ध काल में जो इनका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह के जो है दुश्मन देश का सामना करने में सक्षम होती है। तो इसलिए इनका जो परमाणु चालित पनडुब्बियां हैं उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों परमाणु चालित पनडुब्बियां और आगे देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। इसके अलावा इन्हें गहरे समुद्री संसाधनों में निहित भूगर्भीय, पर्यावरणीय और सामरिक हितों की रक्षा के लिए देश को अपनी अंडर वाटर जो कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की गतिविधियां, इस चीज को मैंने पहले ही कोट कर दिया, तो इसलिए देख लेते हैं कि चीन की जो गतिविधियां हैं वो बहुत तेजी से इंडियन ओशियन में बढ़ रही हैं। तो उसको भी टैकल करने के लिए भारत को भी अपने पनडुब्बी बेड़े में इजाफा करने की जरूरत है। दोस्तों चीन के पास वर्तमान में मैंने आपको बताया कि तकरीबन 11 परमाणु चालित पनडुब्बियां हैं और 57 जो है कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं, जो कि ये आंकड़ा सिर्फ वो है जो हम जानते हैं। बाकी चीन के हथियार जो है कितने घातक हैं और उनकी पनडुब्बियां मतलब कितनी ज्यादा मात्रा में है, कई सोर्सेस तो बताते हैं कि चाइना के पास पनडुब्बी बेड़ों की क्षमता जो है अमेरिका से भी ज्यादा है। दोस्तों चीन के पास जो है तकरीबन 11 जो है परमाणु चालित और 57 परंपरागत पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ एक परमाणु चालित पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। इस चीज को याद रखना। दोस्तों आईएनएस अरिहंत जो है वही एक पनडुब्बी है इंडिया की जो परमाणु ईंधन से चलती है। लगभग 13 परंपरागत पनडुब्बियां भी इंडिया के पास है। तो ये क्षमता चीन से काफी पीछे है, यानी कि अगर इस आंकड़े को देखें तो लगभग 13 पनडुब्बियां कन्वेंशनल है इंडिया के पास और एक परमाणु चालित है जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। तो इस चीज को आपको याद रखना। ये आप जानते हैं कि ये बहुत ही संख्या कम है, इस हिसाब से तो 14 ही हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 15, अगर आप जो स्कॉर्पियन क्लास को मिला देंगे तो तकरीबन 15 से 17 जो है पनडुब्बियों का आंकड़ा इंडियन नेवी के अंदर पहुंच जाता है। दोस्तों कुछ समय पहले चीन की पनडुब्बियों को श्रीलंका और पाकिस्तान के जो है तटों पर देखा गया है, ये भी आप जानते हैं। दोस्तों वर्तमान में जो प्रोजेक्ट 75 जो है के अंतर्गत जो है परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण भारत कर रहा है बड़ी तेजी के साथ, जो है कि 1 बाय 1 इंडिया में जो है पनडुब्बियों को कमीशन किया जा रहा है। इन दोनों प्रकारों की पनडुब्बियों के अतिरिक्त भारत को एक डीप सबमरीन सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स जो है निर्मित करने की भी आवश्यकता है। तो डीएसआरवी जो कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जो है वो दोस्तों पनडुब्बियों में दुर्घटना होने के दौरान जो बचाव कार्य है उससे संपन्न कराया जाता है। तो ये चीज याद रखना है कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल जो है डीएसआरवी जो है ये क्या है कि जब पनडुब्बियां पानी के अंदर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं तो उनको बचाव कार्य करने की विशेषज्ञता इनके अंदर होती है डीएसआरवी के अंदर। तो दोस्तों आज जो हमने बातचीत की वह थी प्रोजेक्ट 15B क्या है और प्रोजेक्ट 75 क्या है, इस चीज पर हमने बातचीत की। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो और समय समय पर जो पनडुब्बियां और जो डिस्ट्रॉयर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसके अंदर बनाए गए हैं प्रोजेक्ट 15B और 75 के अंदर जो पनडुब्बियां बनाई गई हैं, इन अलग अलग पनडुब्बियों की अलग अलग विशेषता क्या है, इन पर किस तरह के हथियार तैनात किए जा रहे हैं, इस तरह के जो वीडियोस हैं मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। सेपरेट वीडियो अलग अलग पनडुब्बियों और अलग अलग जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उसके बारे में मैं बात करता रहूंगा आगे की वीडियो में, और साथ ही सेना से संबंधित और भी महत्वपूर्ण हथियारों की बातचीत मैं अपने इस चैनल पर करूंगा। तो दोस्तों इन सब विशेष जानकारियों के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, जिससे कि जो है दोस्तों हमारा जो है मोटिवेशन लेवल बरकरार रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।